नमस्कार दोस्तों, वाणी विनायकों के मंच से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी उपलक्ष्य पर देशभक्ति कविता कि रचो छंद ऐसा भजन के लिए, रचो छंद ऐसा भजन के लिए, करे दान जीवन वतन के लिए। तमन्ना है मेरी यही, निकले जब मेरा जनाजा, तो मिली ये तिरंगा कफन के लिए, मिली ये तिरंगा कफन के लिए। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है अवयव। दोस्तों, अवयव को हम एविकारी भी कहते हैं। ए यानी नहीं और विकार यानी जिस शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन किसी के कारण भी विकार न आता हो, वो क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। संस्कृत में श्लोक भी है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासुम च विभक्तिषु वचने चूच सर्वेषु यत् न वेति तत् अवयव। मतलब जहाँ पर सदृशम त्रिषु लिंगेषु तीन लिंगों में, सर्वाशुम च विभक्तिषु कारक में, सभी कारक और विभक्ति में, वचनेषु च सर्वेषु एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, कोई सा वचन हो, कोई परिवर्तन नहीं होता। और यत् न वेति तत् अवयव, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई व्यय या विकार उसमें नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण या अवयव कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। अर्थात अवयव ए या नहीं और वे जिसका किसी प्रकार से कोई व्यय नहीं हो, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे पुरुष हो, चाहे काल हो, कुछ भी हो, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। जैसे मैं परसों आऊंगा, है ना, तो वह परसों आएगा तो भी परसों शब्द आएगा, और राम परसों आएगा तो भी परसों वो का वही शब्द रहेगा। तुम मेरे निकट बैठो, है ना, जैसे तुम मेरे निकट बैठो। ये निकट शब्द क्या है? अवयव शब्द है, बैठो। अब मैं कहूं कि राम मेरे निकट बैठो, राम मेरे निकट बैठो, तो क्या कोई निकट में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। एक राम क्या है? पुल्लिंग है। अगर मैंने स्त्रीलिंग ले लिया, सीता मेरे निकट बैठो, तो क्या कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं आया। अब यहाँ पे बहुवचन था, यहाँ पे मैं एक वचन ले लिया मैंने, तू मेरे निकट बैठ, कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं आया। आप मेरे निकट बैठो, आप मेरे निकट बैठो। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम मेरे से दूर बैठो, राम मेरे से दूर बैठो। निकट, दूर, नजदीक, पास, आमने सामने, ऊंचा नीचा, कुछ भी शब्द हम ले सकते हैं, है ना। तो ये शब्द क्या है? अवयव है, जिनका किसी प्रकार से कोई प्रकार का व्यय नहीं हो, वो क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं, है ना। अब हम अवयव के भेद पढ़ते हैं। अर्थात इसका अर्थ हुआ वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार इनमें कोई भी विकार नहीं होता हो, वो शब्द क्या कहलाते हैं? अवयव। और वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण या अवयव शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा है भेद इसके, है ना।
सबसे पहला भेद है कालवाचक अवयव, दूसरा है स्थानवाचक। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक और नेक्स्ट है रीतिवाचक। कालवाचक जिस शब्द से जो है हमें संज्ञा या क्रिया की मतलब काल का बोध हो, जिस शब्द से, जिस अवयव शब्द से, जिस अवयव शब्द से, अवयव शब्द से क्रिया के काल का बोध हो, काल का बोध हो। काल का बोध हो, है ना। काल का बोध में जैसे इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? पहचान के लिए हम कब का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तुम कब आओगे, है ना। जैसे इसके कुछ शब्द जैसे प्रतिदिन, बार बार, प्राय, ना, आज, कल, परसों, तरसों, है ना। जहां इस प्रकार के शब्द आ जाए, है ना, तो वो क्या होता है? कालवाचक अवयव होते हैं। दूसरा है जैसे हम ये भी हम उदाहरण से हम ये भी ले सकते हैं कि तुम कब आओगे, वह प्रतिदिन यहाँ आता है, वर्षा लगातार हो रही है ना। स्थानवाचक, है ना। अगला है स्थानवाचक, जिस अवयव शब्द से क्रिया के स्थान का बोध हो, क्रिया के स्थान का बोध हो, स्थान का बोध हो। ठीक है दोस्तों। तो और इसकी पहचान का नियम क्या है कि हम इसमें पहचान करने के लिए क्या लगाएंगे? कहाँ, कहाँ, कहाँ से हम इसकी पहचान करेंगे। ठीक है। और इसके कुछ जो प्रचलित शब्द है वो देख लेते हैं स्थानवाचक के। जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सामने, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सामने, है ना। और ये कुछ शब्द हैं जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं सामने जा रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ, नजदीक, निकट, दूर। ये शब्द क्या है? सभी स्थानवाचक है। दूसरा है अगला है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है कि जहां हमें वे अवयव शब्द, जिस अवयव शब्द से क्रिया के मात्रा का बोध हो, मात्रा का बोध हो। जैसे हम इसमें पहचान के लिए ले सकते हैं शब्द कितना। तुम कितना लीटर दूध पीते हो, है ना। तुम कितना भोजन करते हो। अब कोई परिमाण थोड़ी है, इसका कोई परिमाण नहीं है। थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, जरा सा, ये सभी क्या हैं? परिमाणबोधक है। कुछ निश्चित मात्रा नहीं है।
और रीतिवाचक में जो है रीति का जो बोध कर रहे, रीति का बोध कर रहे वो क्या है, रीतिवाचक। जिस अवयव शब्द से क्रिया की रीति का बोध हो, है ना, और इसकी पहचान होती कैसे से। कैसे, है ना। और इसके उत्पत्ति शब्द धीरे धीरे, धीरे धीरे, तेज, है ना, कम, ठीक है, लगातार, ये कुछ शब्द जो हैं इसके प्रचलित शब्द हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे लगातार हो गया, तेज हो गया, अचानक, सहता, तीव्रता से, ये सभी शब्द क्या है दोस्तों, रीतिवाचक है। ठीक है। अब अगला है समुच्चय बोधक अवयव, है ना। समुच्चय बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव का अर्थ होता है वे अवयव जो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने का प्रयास करें, जिन शब्दों से हम संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ सके, है ना, वे अवयव शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने का प्रयास करें, जोड़ने का और अलग करने का, दोनों ही प्रकार का प्रयास करें, और अलग करने का प्रयास करें, और इसके भी दो वेद दोस्तों, एक तो है संयोजक और एक है वियोजक। संयोजक मतलब जोड़ना और वियोजक यानी अलग करना। संयोजक अवयव, संयोजक अवयव और वियोजक या विभाज्योतक वियोजक अवयव। ठीक है। और संयोजक में है वे शब्द जो दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करें। ठीक है। जैसे तथा, एवं, और, अथवा, ये सभी क्या है, संयोजक है।
ताकि, इसीलिए, और विभाजक, विभाजक है, वियोजक नहीं, विभाजक, विभाजक अवयव जो वाक्यांशों को अलग करने का कार्य करे, जो शब्दों या वाक्यांशों को, वे शब्द जो वाक्य या वाक्यांशों को अलग करने का कार्य है, को अलग करने का कार्य करे, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, ये सभी क्या है? विभाजक अवयव है। राम तथा श्याम भोजन कर रहे हैं, है ना। राम आलसी है, परंतु श्याम आलसी बहुत ही कर्मठ है। आलसी नहीं है मतलब बहुत ही कर्मठ है ना। ये सभी शब्द क्या है? अवयव है ना। पहले हमने कौन सा पढ़ा था? अवयव कहते किसे दोस्तों? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। अवयव का अर्थ होता है जो लिंग, वचन, कारक काल किसी भी प्रकार में जिसका कोई परिवर्तन नहीं हो, जिस पर कोई प्रकार का, जिसमें किसी प्रकार का विकार न हो, वो क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। और अवयव के हमने भेद भी पढ़े थे, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। उसके बाद हमने पढ़ा समुच्चय बोधक अवयव, जो दो वाक्यांशों या सर्वनाम में हम कह सकते हैं, एक तरह से इसमें वाक्य या वाक्यांश भी हो सकता है। वाक्य या वाक्यांशों को, ये वाक्य वाक्यांश किस रूप में होते हैं? संज्ञा सर्वनाम के रूप में होते हैं। जोड़ने और अलग करने का प्रयास करें, वो क्या है? समुच्चय बोधक अवयव। वे शब्द जो दो वाक्य और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करे वो संयोजक, और जो अलग करने का कार्य करे वो क्या है? विभाजक। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए आप। इसके बाद संबंध बोधक। संबंध बोधक अवयव होते हैं संबंध बोधक। वे अवयव शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को स्पष्ट करे, वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। इसके भी अलग अलग भेद है। कालवाचक, दिशावाचक और परिमाणवाचक। ये सभी संबंध बोधक के भेद हैं, है ना।
परिमाणवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक। परिमाणवाचक उसमें तो दिशावाचक, समतावाचक, स्थानवाचक, ये समय का बोध कराता है, ये दिशा का, ये समता का और ये स्थान का बोध कराता है। विषयवाचक, ये सभी किसके भेद है? संबंध बोधक के भेद हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अंत में जो है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्र कवि गुप्त की कविता कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत।